हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं, आप उस पर अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। सबका आभार। जो अच्छा लिख रहे हैं उनका भी आभार, और जो अच्छा नहीं लिख रहे हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं, उनका भी आभार। कहते हैं अगर अपने आप को सुधारना हो तो निंदक नीरे राखिए। बिल्कुल। तो आप बने रहिएगा, जो आलोचना करने वाले हैं वो भी बने रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग अलग इसलिए कि भारत की राजनीति में जो हलचल है, थोड़ा उसको समझने की जरूरत है। टॉपिक आपने देख ही लिया है, यानी कि दो रत्नों के दरबार में नवरत्नों का क्या काम है। दो रत्नों के दरबार में नवरत्नों का क्या काम है। अब दिल्ली के दो रत्न ये आपको अच्छे ढंग से ज्ञात हैं, तो इनके दरबार में नवरत्नों का क्या काम। सही बात है, राज दरबार के अंदर ये जो नया राज दरबार है, यहां पे नवरत्न नहीं चाहिए, यहां पे सिर्फ दो रत्न चाहिए। वो जमाने चले गए अकबर के राज में जब नवरत्न हुआ करते थे। अभी उसके अंदर तो बड़े बड़े थे, बीरबल भी हुआ करता था, टोडरमल भी हुआ करता था, एक से एक बड़े महारथी थे, अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो। इवन तानसेन भी सुना है उसी जमाने में हुआ करते थे, और ना जाने कितने अलग अलग किस्म के, क्या कहते हैं ना, महाज्ञानी होते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जी हां, जिसे भारत का स्वर्णिम पीरियड कहा जाता है, जिसके लिए वो गाना भी है ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हां, उसके दरबार में भी रत्नों की भरमार होती थी। पर साहब, अब क्या है ना, जब दो रत्नों से काम चल सकता है तो नौ रत्नों का क्या काम है। अब नवरत्न जो होते हैं वो अलग अलग आयाम लेके आते हैं, सोच लेके आते हैं, विचार लेके आते हैं, कलाएं लेके आते हैं, बुद्धि बल लेके आते हैं, और तो और जो समस्याएं होती हैं उनका हल लेके आते हैं। उनमें चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं, लेखक भी हैं, पोएट भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं। जी हां, ऐसे लोग पैदा हुए हैं इसी भारतवर्ष में। इसलिए तो ऐसे ज्ञानियों को नवरत्न कहा जाता है, यानी कि जो अपने बुद्धि बल के द्वारा, जो अपनी क्षमताओं के द्वारा समाज के अंदर रोशनी करते हैं, समाज के अंदर जागृति लाते हैं, समाज के अंदर जो समस्याएं होती हैं उनके हल खोजते हैं, राजा की मदद करते हैं। विक्रमादित्य इसलिए तो महानतम राजाओं में से एक माना जाता है, और अकबर भी इसलिए महानतम राजाओं में से एक माना जाता है क्योंकि इनके साथ में एक शब्द लगता है जो सब राजाओं के साथ में नहीं लगता है। ज्यादा करके जो राजा होते हैं उनके साथ जो शब्द लगता है किंग, जी हां, बादशाह। लेकिन कुछ जो बड़े बादशाह होते हैं ना, उनके साथ जो शब्द उपयोग होता है वो होता है एम्परर। एम्परर अशोक, सही बात है, एम्परर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, एम्परर अकबर। आप इतिहास में खोजेंगे अगर इंग्लिश में नामों को, तो हर राजा के साथ में एम्परर वर्ड नहीं आता है। जैसे हर्षवर्धन राजा था, आप उसके साथ एम्परर हर्षवर्धन नहीं देखेंगे कभी भी। ये मैं सच कह रहा हूं आपसे, आप देखिएगा उसके अंदर। तो ऐसा होता है, एम्परर जो होता है बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार नहीं है, जो अशोक के बाद में आए थे। तो आप समझ सकते हो कि हर राजा को ये उपाधि नहीं मिलती है जिसे कहते हैं एम्परर। तो साहब, एम्परर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, एम्परर अशोका, और एम्परर साथ में अकबर भी है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने अपने दरबार में सबको जगह दी, जो बुद्धि बल के साथ में थे उनको भी जगह दी, क्योंकि
वही तो असली उनकी रूट्स थी, वही तो उनकी जड़ें थी, वही तो उनको रोशनी दिखाते थे, वही उनको हल बताते थे। पर आज के दरबार में, सॉरी, दो रत्नों के दरबार में, दो रत्न आप समझ ही गए होंगे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे जितने भी दर्शक हैं वो बहुत ही बुद्धिमान हैं और मैं उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूं, तो मुझे उनके नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। तो दो रत्नों के दरबार में नवरत्नों का क्या काम। अब ऐसे ही नवरत्नों में एक व्यक्ति ऐसे थे जिनका नाम था नितिन गडकरी। जी हां, नितिन गडकरी वास्तव में ही एक नवरत्न है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया। आज भारत में जब हाईवेज की बात होती है तो लोग गडकरी का नाम लेते हैं, भले ही उन हाईवेज का उद्घाटन कोई और कर दे, फीता कोई और आके काट जाए, लेकिन लोग यही कहते हैं कि ये सारे के सारे जो हाईवे हैं गडकरी ने बनाए हैं। अब क्या है कि दो रत्नों को ये बात पसंद नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है कि उद्घाटन तो हम करते हैं, फीते हम काटते हैं, योजनाएं हम बनाते हैं, पर नाम गडकरी का हो जाता है कि गडकरी ने हाईवे बनाए हैं। ये कोई नहीं कहता कि ये जो सबसे बड़ा जो रत्न है वो बनाता है। अब क्या करें साहब, ये जनता है ना, ये अपनी समझ लेके चलती है। जहां तक बाकी नवरत्नों की बात है इस मंत्रालय के अंदर, तो वो तो बड़ा ढूंढना बड़ा मुश्किल है साहब। ढूंढना इसलिए मुश्किल है कि ढूंढ ढूंढ के मैं भी हार जाता हूं और मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल नहीं पाता मंत्रालय के अंदर या फिर इनके दरबार में या फिर इनके किसी और दरबार में जो राज्यों में होता है कि जिसे मैं नवरत्न कह सकूं। इसके लिए कई बार एक तमगा मिलता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर ऑफ टुडेज दरबार इज नितिन गडकरी। देखिए, जो हाईवे नितिन गडकरी साहब ने बनाए सबको दिखाई देते हैं, सब उन हाईवेज के ऊपर चलते भी हैं, तारीफ भी करते हैं, और वही नहीं, उन्होंने राज्यों को भी प्रोत्साहित किया कि आप अपने हाईवेज बनाइए, इसलिए उनका नाम है। और सब लोग उनको काम करते हुए चौबीसों घंटे देखते हैं। अब बेबाकी से बात भी करते हैं, साहस के साथ बात करते हैं, लेकिन उनको क्या किया गया है, अभी वो एक नई घोषणा हुई है कल, जिसमें कहा गया कि इनको हटा दिया जाता है। शिवराज चौहान को भी हटा दिया जाता है। कहां से? पार्लियामेंट्री बोर्ड से। अब क्या है ना, दो रत्नों के दरबार में नवरत्नों की जरूरत ही नहीं है। एक बात और भी है, अब यहां पर क्या है कि ये परिवारवाद जो है इसके तो बहुत खिलाफ है हमारा राज दरबार, ये तो आप जानते हो, बिल्कुल कट्टरता के साथ खिलाफ है। लेकिन परिवारवाद छोड़ा तो व्यक्तिवाद में आ गए। अब ये व्यक्तिवाद भी तो दुश्मन है हमारा, हमारी सभ्यताओं का, हमारे राज का, क्योंकि व्यक्तिवाद जब कहता है मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा ना कोई, वो ऐसा गाना भी था ना, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा ना कोई। तो यहां पर भी मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा ना कोई। इसलिए उस महामानव की जो सबसे बड़े रत्न है उनकी फोटो आपको हर जगह मिलती है। बंदरगाह पे जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, पेट्रोल पंप पे जाओ, 5 किलो अनाज की थैली जो मिलती है लोगों को फ्री, उस पर जाओ, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, उस पर जाओ, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस अड्डे पे जाओ, अस्पताल में जाओ, स्कूल में जाओ, सरकारी दफ्तरों में जाओ, आप जहां जाओगे महामानव की फोटो आपको हमेशा मिलेगी। और वो महामानव जो है वो महारत्न है। अब एक खास बात है, वो कहीं भी जाते हैं तो बिना कैमरे के नहीं जाते हैं। कैमरे एक नहीं, बहुत सारे होते हैं उनके पास। खासतौर से जब महामानव चलते हैं, यानी कि महारत्न जब चलते हैं, तो उसके आसपास और कोई नहीं चलता। तो वो काशी का आपने कॉरिडोर का उद्घाटन देखा होगा, एक ही व्यक्ति चल रहा था। अब मैं सोचा कि यहां तो कम से कम 20-25 कैमरे लगे हुए हैं, सारे भारत में इनके चित्र जा रहे हैं और ये रेड कारपेट बिछा हुआ है। तो मैंने सोचा मंदिर तो भोलेनाथ का है,
जिसे काशी विश्वनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ कहां है यहां पर? यहां तो हमें महामानव नजर आ रहे हैं। खैर, मैं उन्हें अन्यथा ही ढूंढता रहा। वहां पर तो सबकी जो पिक्चराइजेशन हो रहा था महामानव का, महारत्न का हो रहा था। जितने भी हाईवे के उद्घाटन होते हैं तो जब फीते कटते हैं तो वही हमारे महामानव होते हैं। बल्कि ये तो कैमरामैन को लेके गुफाओं में चले जाते हैं, देखो मैं साधना कर रहा हूं तो मेरी फोटोग्राफ आप छाप दो कि मैं वहां पर ऐसा करने जा रहा हूं। अब किया क्या जाए? नवरत्नों की तो कोई, अब एक तो थे ना गडकरी साहब, ये तैयारी हो गई है साहब। तैयारी इसलिए हो गई कि कोई व्यक्ति जो ऐसा लगे महारत्नों को कि हमारे लिए चुनौती बन सकता है 2024 के अंदर, तो उसको निकाल दीजिए। क्योंकि चुनौती इसलिए बन सकता है कि उनकी अभी उम्र 75 की हुई नहीं है। सही कह रहा हूं मैं आपसे। गडकरी साहब तो यंग है, उनके पास तो आराम से भी 10-15 साल पड़े हैं राजनीति के, और वो आराम से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। और काम भी किया है, लोगों में पॉपुलैरिटी भी है, साहस भी है, बेबाकी भी है, खुलकर बोलते भी हैं। अब ये खुलकर बोलना ही तो महारत्नों को पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि खुलकर कोई बोल सके उनके सामने। हर आदमी जब गुणगान करे तो महामानव का गुणगान करे, महारत्नों का गुणगान करे, वो नवरत्नों का नहीं। यहां तो एक ही रत्न बचा था सारा का सारा, बाकी तो कोई बचा ही नहीं था। यहां पे जरूरत ही नहीं है। एक थोड़े से और जानकार व्यक्ति थे अर्थशास्त्र के, आपको याद होगा, उनको एमपी तो बना दिया था लेकिन उनको कभी मंत्रिमंडल में नहीं लिया। और वो सबसे ज्यादा सबसे बड़े आलोचक हैं महारत्न के। वो कौन? सुब्रमण्यम स्वामी। और बेचारे बाहर बैठ के अपना सल्किंग करते रहते हैं, कभी कभी कुछ कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं, लोगों को समझ नहीं है, ऐसा है वैसा है, पर बेचारे उनकी सुनता भी कोई नहीं है ना। अब बुद्धि तो है उनके पास, पर उस बुद्धि का उपयोग कौन करे? देखिए, महारत्न जितने बैठे हैं ऊपर वाले, जो दो रत्न जो हैं, वो किसी और की बुद्धि बल को कुछ समझते नहीं है। ये लोग अपने आप ही सारी चीजें बताते रहते हैं, इनके अंदर सारे बुद्धि बल हैं। ये तो बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक पे यहां तक कह दिया था कि बादल छाए हुए हैं, हवाई जहाज पकड़ में नहीं आएंगे, यहां पे आप ले जाइए इनको, वहां पे पाकिस्तान इनको पकड़ ही नहीं पाएगा, वो बादलों में दिखाई नहीं देंगे। ये बुद्धि बल तो यहीं से आ सकता है, दो रत्नों से ही, ये तो आपको पता है। अब समस्या ये हो रही है कि दिल्ली में बैठे हुए जो दो रत्न हैं, उन्होंने ये रत्न तो अब अलग कर दिया, नवरत्न जो असली रत्न था, जो परफॉर्मिंग रत्न था। लेकिन अब इन्हें डर इस बात का है कि इन्हीं की कॉपी करने वाले कुछ लोग मार्केट में आ गए हैं। अगर ये झंडा उठाते हैं, हर घर तिरंगा बताते हैं कि लंबे लंबे झंडे लेके जाओ, तो इनको काउंटर करने वाले एक हमारे केजरीवाल साहब आ गए हैं। वो देशभक्ति का उन्होंने बड़ा टेंडर भरा है। जी हाँ, ये हमारे जो महारत्न हैं, दो दिल्ली के दो रत्न, उनसे बड़ा टेंडर इन्होंने भरा है। ये तो अपनी क्लास में देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, देशभक्ति की क्लास चलाते हैं, देशभक्ति का सिलेबस भी करते हैं। और अब तो उन्होंने कह दिया कि पूरे भारत के अंदर मैं आ गया हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य सबको फ्री का मिलेगा। ये मैं भी इस फेवर में हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य तो फ्री में मिलने ही चाहिए लोगों को, ये तो बुनियादी हक है। बाकी आप सबके पैसे ले लो, बिजली के पैसे ले लो, अन्न के पैसे ले लो, उसके पैसे ले लो, इसके पैसे ले लो, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य 140 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए। और एक बात से मैं और सहमत हूं, भारत के अंदर ये हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, ये जो सारे खाइयां पैदा कर दी ना, ये नहीं होनी चाहिए। अब हमारे गडकरी साहब जो नवरत्न हैं, वो कभी कभी बोल दिया करते थे, भाई ये गलत हो रहा है भारत में जो हो रहा है, इस किस्म की जो प्रवृत्तियां निकल कर आ रही हैं जो भारत को बांट रही हैं, सामाजिक क्या कहते हैं कि विद्वेष है, धार्मिक विद्वेष नहीं होना चाहिए। अब यही तो इन्हें पसंद नहीं है, दो रत्नों को यही इनको पसंद नहीं है। अब मुसीबत यह कि केजरीवाल साहब तो बड़ा टेंडर भर दिया उन्होंने, बड़ा टेंडर देशभक्ति के, अब पूरे हिंदुस्तान में आने वाले हैं। डर लग रहा है गुजरात में कहीं इनके गद्दी ना सरक जाए, हिमाचल में कहीं गद्दी ना सरक जाए। मुसीबत यह है कि वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से एक और निकल आए हैं जो इनको चुनौती दे रहे हैं, उनका नाम है नीतीश कुमार। अब देखिए धीरे धीरे भारत की फिजा बदल रही है, हवा बदल रही है।
हवा इसलिए बदल रही है कि अब चारों ओर से कोई ना कोई ऐसे स्वर निकलने शुरू हो गए हैं जो स्वर हमारे दो रत्नों को परेशान कर रहे हैं कि उनके होते ऐसे कैसे हो सकता है कि कहीं से कोई विरोध के स्वर उठ जाए। वो बेचारे दक्षिण से केसीआर भी यही बोल रहे हैं। जी हां, उनके स्वर भी निकल रहे हैं। ममता तो पहले ही बोलती थी। अब नीतीश बाबू के स्वर बदल गए तो ये परेशान हो गए हैं और केजरीवाल ने तो इनकी नाक में दम करके रखा हुआ है। इन्हें यही नहीं समझ आता कि इस केजरीवाल का करें क्या। ये रोज झंडा उठा के चल पड़ता है आदमी और रोज कहता है कि मेरी जो स्कीम है वो ये लागू नहीं करने देते, इसको लेफ्टिनेंट जनरल साहब लागू नहीं करते। और तो और कहते कि ये हमारे जो दो रतन हैं, ये तो मुझे सिंगापुर जाने की परमिशन तक नहीं दी उन्होंने। मुझे वहां जाके बताना था कि मैंने दिल्ली में देखो कितने शानदार स्कूल बनाए हैं, ये मुझे जाना नहीं दिया। तो ये कहते हैं कि देखो कितने छोटे छोटे, मैं क्या कहूं, छोटी सोच हो गई अभी। अभी दिल्ली के अंदर बैठे लोगों की सोच छोटी हो गई है। वो राजा को ब्रॉड माइंडेड जिसे कहते हैं ना होना चाहिए। ब्रॉड माइंडेड कौन होता है? जिसके नाम के साथ में एम्परर लगा होता है। एम्परर अशोक, एम्परर अकबर, एम्परर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये होते हैं एम्परर। लेकिन मुसीबत ये है कि यहां पर कोई एम्परर तो है नहीं, लोकशाही है ना। लोकशाही में कैसे एम्परर हो जाए? हालांकि दो रतन चाहते हैं कि उनके नाम के साथ एम्परर लग जाए, राजा लग जाए। पर समस्या यह है कि राजा बनने के लिए बड़ा राजा एम्परर कुछ ना कुछ बड़ा दिल भी तो चाहिए ना। अब केजरीवाल साहब को तो भेजा नहीं इन्होंने वहां पर सिंगापुर में स्पीच देने के लिए। कहते तुम कैसे जा सकते हो? स्पीच देना तो सिर्फ मेरा काम है, दुनिया भर के देशों में जाना मेरा काम है। और मैंने हवाई जहाज भी खरीद के रखे हैं, 2 हवाई जहाज है 8,000 करोड़ के इनके पास, महारत्नों के पास। वो लेके जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान भी और बाहर में। पर ये नहीं चाहते कि कोई और व्यक्ति बाहर चला जाए। अब केजरीवाल साहब महारत्न तो नहीं है, या क्या कहते हैं कि नवरत्न तो नहीं है, लेकिन परेशान बहुत करते हैं। तो केजरीवाल साहब, आपको क्या जरूरत पड़ी है? आप तो आईआईटी पास किए हो, आप तो बुद्धिमान व्यक्ति हो, और उसके बाद आप सिविल सर्वेंट भी रहे हो, आईएएस का एग्जाम भी पास किया हो, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे हो, इनकम टैक्स में काम भी किया आपने, आपकी पत्नी भी एक बड़ी ऑफिसर है। क्या जरूरत पड़ी है आपको? रोज आपके चैलेंज करते रहते हो, ऐसा मत कीजिएगा। और नीतीश बाबू ने कह दिया कि क्या पता 2024 के अंदर कोई आएगा नहीं आएगा, क्या भरोसा इस बात का। अब यही मुसीबत हो गई है। अब इनको दो रत्नों को एडवाइस कौन देगा? अब मुसीबत यह है कि वो गडकरी साहब तो बाहर हो गए, एक वो शिवराज चौहान भी थे। मैं उनको नवरत्नों में तो काउंट नहीं करता हूं, लेकिन थोड़े सौम्य स्वभाव के थे वो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उसी युग के थे। अभी आजकल वैसे योगी की चाल चल रहे हैं वो, लेकिन वो चल नहीं पाएंगे। वो इसके लिए नहीं चल पाएंगे क्योंकि वो शिवराज हैं, वो योगी नहीं है। और वो योगी बनने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर ना करे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन उनका पत्ता कटने जा रहा है, जैसे कि लग रहा है कि शिवराज चौहान 2024 से पहले नहीं रह पाएंगे। उनकी जगह कोई तेज तर्रार एग्रेसिव आदमी आएगा, वो व्यक्ति जो दो रत्नों का भक्त हो सकता है। अब भक्त तो वैसे ये भी हैं, लेकिन कुछ तेज तर्रार भक्त चाहिए जो माथे पे बड़े बड़े टीके लगा के आए और फिर उसके हाव भाव वैसे हों। और बेचारे गडकरी साहब, उनकी भी तो आकांक्षा थी ना, कभी वो भी प्रधानमंत्री बन जाते। देखिए, किसकी आकांक्षा नहीं होगी? क्यों वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे भाई? लेकिन रास्ते में अगर कांटे आए तो साफ कर देना चाहिए। और दो रत्नों को लगा कि ये बड़ा कांटा है, ये नवरत्न तो है लेकिन बड़ा कांटा है। क्योंकि 2025 में जब मोदी जी त्याग पत्र देंगे, त्याग पत्र, आश्चर्य कर रहे हैं ना आप लोग, तो त्याग पत्र देना चाहिए ना उनको। उन्होंने खुद ही दिखाया कि मार्गदर्शक मंडल में सबको भेजना है, तो 75 के बाद सबको भेज देते हैं। अब 2025 में 24 का इलेक्शन होते इनके 75 साल पूरे हो जाएंगे, तो इनको झोला उठा के मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। ये बात तो पक्की है, बिल्कुल मैं भी इस बात को मान के चलता हूं। लेकिन मोदी जी तो नई प्रथाएं लेकर आते हैं। मोदी जी के जो कानून है वो तो दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए थोड़ी होते हैं। वो थोड़ी झोला उठा के जाएंगे, वो तो चाहते हैं कि गडकरी साहब झोला उठा के चले जाएं। देखा ना, झोला उठवा दिया ना उनको। बेचारे नवरत्न बनने की कोशिश कर रहे थे, ना इधर के रहे ना उधर के।
और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, इन बेचारे नवरत्नों से एकमात्र तो बचे थे गडकरी साहब, कि उनका जो विभाग है वो भी ले लिया जाए और उनको मंत्रिमंडल से छुटकारा दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले कह दिया था, मेरा मन करता है कि मैं राजनीति छोड़ दूं। हो सकता है हमारे महारत्न जो बड़े दो रत्न हैं वो गडकरी साहब के यानी कि नवरत्न की इच्छा को पूरी कर दें। संभावना तो है इस बात की कि उनकी इच्छा को पूरा कर पाएंगे या कर सकते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दो रत्नों के दरबार में नवरत्नों का क्या काम है साहब, ये दो ही काफी हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या कहते हैं ना, सभी नवरत्नों के गुण हैं। इनके अंदर बीरबल के गुण हैं, कालिदास के गुण हैं, टोडरमल के गुण हैं, इसके अलावा जो आर्यभट्ट थे उनके भी गुण हैं, और ना जाने और कितने ऐसे तानसेन जैसे लोग भी हैं जो नवरत्न थे, और कितने नवरत्न जो विक्रमादित्य के दरबार में थे या हमारे एम्परर अकबर के दरबार में थे, उन सबकी बुद्धि बल वैज्ञानिक समझ इनके अंदर है, तो इन्हें नवरत्नों की जरूरत नहीं। तो अंततः मैं तो यही कहूंगा, दो रत्नों के दरबार में नवरत्नों का कोई काम नहीं है, इसलिए उन सबकी छुट्टी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है जाने से पहले 4 PM के मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक्स आगे भेजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मंच से जुड़े और सार्थक चर्चाएं और विश्लेषण उन तक पहुंच सके। साथ में ही न्यूज टाइम दिनेश के वोरा जस्ट यूट्यूब में लिखेंगे आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सार्थक चर्चाओं को आगे बढ़ाइए, विश्लेषण को हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, सहयोग देते रहिएगा, अच्छी पत्रकारिता को बढ़ावा दीजिएगा। मैं विदा लेता हूं आपसे, और दर्शक मित्रों आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।